अगर तुम आज शाम तक मुझे नहीं मानती हो ना, तो फिर तुम देखना, मैं तुम पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ूंगा। फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ दूंगा। वहीं शहनाज स्वयं की गोद में थी और वो लगातार स्वयं के चेहरे की तरफ देख रही थी। स्वयं को खुद की तरफ ना देखता हुआ पाकर उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से स्वयं की गहरी निगाहों को खुद पर ही महसूस करती थी। पर आज इस तरह से स्वयं के ना देखने से उसे बुरा भी लग रहा था। पर वो जानती थी कि स्वयं अभी उससे नाराज है। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में सुबह जब रणबीर की आंखें खुली तो उसे खुद पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपनी पूरी आंखें खोलता है तो उसने ध्यान दिया कि एक लड़की का सिर उसके सीने पर रखा हुआ है और उसके हाथ अभी उस लड़की की कमर पर लिपटे हुए हैं। ये महसूस करते हुए ही रणबीर ने एक झटके में अपनी पूरी आंखें खोल दिया और उस लड़की को खुद से इतना चिपका हुआ देख उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई जो कि दिखने में बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। तभी रणबीर ने तुरंत उस लड़की को खुद से दूर झटका और उठकर बैठ गया। वहीं रणबीर एक के ऐसे धकेलने से लड़की की भी आंख खुल गई और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। रणबीर जब अपनी और उस लड़की की हालत को देखता है तो वो समझ गया कि क्या हुआ था। वो धीरे धीरे रात का सीन को याद करने लगा, जिसे याद कर उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगा। वो अपने बालों को कसकर नोचते हुए बोला, आ मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वहीं उस लड़की की आवाज़ सुनकर उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उस लड़की की आंखों के कोने पर अभी भी आंसू की बूंदें ठहरी हुई थी और पूरे गालों पर भी आंसू के निशान बने हुए थे। ये सब देखकर रणबीर को समझते देर नहीं लगा कि उसने ही उसके साथ जबरदस्ती की है। वहीं वो लड़की भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो रणबीर को अपने इतने करीब देख वो डर कर पीछे खिसकने लगती है। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। जब रणबीर ने उस लड़की को इस तरह से डरते हुए देखा तो वो दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, देखो कल जो भी हुआ वो नशे में हुआ, तो उसके लिए तुम मेरे पीछे मत पड़ना, और हाँ, उसे एक वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाना। इतना कहते ही रणबीर उठा और अपने पैंट पहनता है, फिर अपने पैंट के पॉकेट से चेक बुक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, मैं साइन कर दिया, जितनी अमाउंट चाहिए उतना भर लेना। वैसे तो तुम्हारी औकात ज़्यादा की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जितना चाहो उसमें भर सकती हो। वो लड़की जब रणबीर की बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रणबीर के हाथ में पकड़े उस चेक बुक की तरफ देखती है। रणबीर उसके ऊपर बुक फेंकते हुए बोला, ये लो, अपना अमाउंट भर लो। इतना कहते हुए रणबीर जाकर अपना शर्ट पहनने लगा। वो लड़की किसी तरह बेड पर से उठी। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए रणबीर के पास आई और अपने हाथ में पकड़े चेक बुक को तुरंत उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए, मैं गरीब हूँ पर बिकाऊ नहीं। आपने समझ क्या रखा है मुझे? आपने कल मेरे साथ जबरदस्ती की, अपनी मनमानी किया, मैंने खुद को रोक लिया, पर आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे मुझे नहीं पता था। सच ही कहा गया है, अमीर लोगों को कभी भी किसी गरीब की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। उनके लिए तो हम लोग सिर्फ उनके पैरों की धूल के बराबर हैं। पर मैं आपको बता दूं मिस्टर, भले ही मैं यहाँ पर एक वेटर का जॉब करती हूँ, लेकिन मेहनत से कमा कर अपना खर्चा चलाती हूँ। मैंने कोई कोठा नहीं खोल रखा है कि कोई भी आए और उसे पैसे देकर मेरी चीज से खेले। ये कहती वो लड़की उसी तरह लड़खड़ाती हुई वासिम की तरफ चली गई। वहीं रणबीर हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था। रणबीर के जाने के बाद कुछ देर बाद वो लड़की वाशरूम से बाहर आई। वो एक नज़र पूरे रूम की तरफ देखती है तो उसे रणबीर कहीं नहीं दिखा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो एक हल्की स्माइल के साथ खुद से ही बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे क्या लगा कि शायद वो यहाँ होंगे, पर वो यहाँ क्यों होंगे? मैं उनके टाइप की हूँ ही नहीं क्या? कहाँ उनका स्टैंडर्ड और कहाँ मेरा? ये सब बोलती हुई उस लड़की ने अपने आंसुओं को साफ की और फिर बेडशीट को एक साइड फेंक कर रूम से बाहर चली गई। रूम से बाहर आते ही उसे उस क्लब की मैनेजर मिल गई। वो उस लड़की की तरफ देखकर गुस्से से बोली, पूरी रात कहाँ थी? इस तरह से काम करोगी तो तुम्हें सैलरी को मिलेगी? वो लड़की उस मैनेजर की तरफ देखकर डरते हुए बोली, सॉरी मैम, वो गलती से मेरी आँख लग गई थी। ये सुनते हुए मैनेजर और गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम्हें यहाँ मैं सोने की सैलरी देती हूँ? अगर इतनी नींद आ रही है तो तुम अपने घर जाकर सो जाओ, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मैनेजर जाने लगी। तभी वो लड़की पीछे उस मैनेजर को आवाज़ लगाते बोली, मैडम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो मैनेजर नहीं मानी। वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते बोली, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, चुपचाप से आकर अपना रिजाइन दो और अपनी पेमेंट लेकर इस क्लब से दफ़ा हो जाओ। इतना कहकर वो मैनेजर वहाँ से तेज़ कदमों के साथ चली गई।
वहीं उस मैनेजर के जाने के बाद उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाती और चलकर नीचे गई, जहाँ पर उसे एक दूसरी लड़की मिली। वो तुरंत पूछती है, क्या हुआ राही, तू इस तरह से रो क्यों रही है? वो लड़की जिसका नाम राही है, वो रोते हुए तुरंत उस लड़की यानी कि अपनी फ्रेंड के गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे इस जॉब से निकाल दिया गया है, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ये सुन उसकी फ्रेंड उसे शांत कराते हुए बोली, राही खुद को संभाल, रुक मैं मैनेजर से बात करती हूँ। लेकिन राही ने उसे रोक दिया, फिर बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी भी जॉब छूटे, तुम अपने काम पर फोकस करो, मैं बस अब यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए आगे बढ़कर बार काउंटर के पास गई, जहाँ पर उसका पहले से ही पेमेंट रेडी करके रखा हुआ था। वो चुपचाप से अपना पेमेंट लेती और एक पेपर पर साइन करके वहाँ से चली गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने पैकेट को खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ 5,000 रुपये थे। ये उसकी आधी महीने की सैलरी थी। वो अपनी आंखों से पहले आंसुओं को साफ करती बोली, इतने से क्या होगा, इसमें से आधा तो मेरे रेंट पे ही चले जाएंगे। ये बोलती हुए उसी तरह अपने कदमों को आगे बढ़ा देती है। वो कुछ दूर गई तो एक छोटे से फ्लैट के सामने उसके कदम रुक गए। वो फ्लैट के अंदर गई और अपने बैग में से कीज़ निकालकर फ्लैट का डोर ओपन करती है। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। डोर ओपन करने के बाद वो लड़की अंदर गई और जाकर तुरंत ही रूम बंद करके वहीं डोर से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। आज उसकी ज़िंदगी ने एक के बाद एक कई झटके दे दिए थे। जहाँ एक ही पल में उसने अपनी सारी इज्जत गंवा दी थी, उसने अपनी वर्जिनिटी तक को गंवा दिया था, वहीं अगले पल उससे उसकी नौकरी भी छिन गई थी। आज उसका सब कुछ लुट गया था। वो जीना नहीं चाह रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और फर्श पर से उठकर वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहीं रणबीर भी गुस्से में अपने घर पहुँचता है। इस वक्त उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और गुस्से की मिले जुले भाव थे। बार बार उसकी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ रहा था, जिस कारण उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अंदर पहुंचा तो उसके डैड हॉल में बैठे हुए थे। वो रणबीर की तरफ देखते हुए बोले, रणबीर बेटा, कहाँ थे तुम कल रात? रणबीर ने उनकी तरफ देखा और बोला, सॉरी डैड, वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ था। उसके डैड रणबीर को अपने पास बुलाए। रणबीर का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने डैड की बातें इग्नोर नहीं किया और जाकर उनके पास सोफे पर बैठ गया। उसके डैड बोले, देखो बेटा, अब तुम बिज़नेस संभालो, क्योंकि जब तक तुम बिज़नेस में थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चला था, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बिल्कुल भी बिज़नेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये क्या, रात रात भर तुम ऐसे गायब रहते हो, वो भी उन दोस्तों के साथ जो कि बिगड़े हुए हैं। तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बात हमारी इज्जत पर आ जाए। तुम समझ रहे हो ना, हमारा सोसाइटी में एक अलग ही रेपुटेशन है। हमने ये मुकाम बड़ी ही मुश्किल से हासिल किया है और मैं चाहता हूँ कि ये मुकाम हमेशा बना रहे। आई थिंक तुम मेरी बात समझ रहे होगे। रणबीर ने तुरंत ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाया और बोला, ऑफ कोर्स डैड, मैं समझ रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये सुनकर उसके डैड ने उसके कंधे पर थपथपाया और बोले, गुड बॉय, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुन रणबीर अपने रूम की तरफ चला गया। रणबीर रूम में आया और तुरंत वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े होकर वो बार बार अपने डैड की कई बातों को सोच रहा था। वो खुद से ही बोला, मैं अपने डैड को कभी भी निराश नहीं करूँगा। इतना कहते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने उस लड़की का आंसू से भरा चेहरा आ गया। उस लड़की के मासूम चेहरे को याद कर रणबीर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसके दिल की बेचैनी बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने तो कभी भी किसी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं किया, यहाँ तक कि उसने प्रिया के लिए भी ऐसा फील नहीं किया था। फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने खुद के सर को झटका। फिर कुछ देर बाद वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। वॉशरूम से बाहर आकर वो सीधे चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर में वो रेडी होकर बाहर आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट करने लगा। बाल सेट करके उसने अपना फ़ोन उठाया और तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। फिर अपने डैड के पास जाते बोला, डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके डैड बोले, ओके जाओ, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें ये हैंडल करना है। ये सुनकर रणबीर ने तुरंत अपना सीरियल लाया और वहाँ से तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ स्वयं शहनाज को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब तक उसने आधी से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली थी। उसके पैर भी थक गए थे, पर वो मजबूती से शहनाज को पकड़ रखा था। शहनाज ने भी अपने दोनों हाथों को उसके गले में लपेट रखा था।
वो स्वयं के चेहरे की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर पसीना उभर आया था। वो धीरे धीरे अपने साड़ी का पल्लू लेती है और उसके माथे और चेहरे पर आए पसीनों को पोंछने लग गई। स्वयं ने जब ये फील किया तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, पर उसने अपने चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं लाया। वो बड़े स्ट्रिक्टली खुद को कंट्रोल किए हुआ था। स्वयं को ऐसे देख शहनाज ने मुंह बनाया और खुद से बोली, कुछ ज़्यादा ही सख्त इंसान नहीं बन रहे हैं ये। अच्छा, तो ये इसी तरह मुझसे नाराज़ रहेंगे और इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें मनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर वो खुद से बोली, नहीं नहीं शहनाज, ये गलत बात है। वैसे भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, क्या तू रह पाएगी उनके बिना? शहनाज खुद से सोचने लगी और बोली, हाँ ये भी बात सही है, मैं रह तो नहीं पाऊँगी उनके बिना। अब कैसे मनाऊँ मैं मेरे अपने रूठे पिया को? ये सब मन ही मन बोलते हुए शहनाज सोची जा रही थी कि आखिर कैसे वो स्वयं को मनाया जाए। अब स्वयं बाकी की सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर के बिल्कुल पास आ गया। वो शहनाज को अपनी गोद में लिए मंदिर के अंदर गया। फिर पंडित जी ने उन दोनों को देखकर उनको तिलक लगाया। फिर स्वयं ने धीरे से शहनाज को नीचे उतारा और दोनों ही अपनी कुल देवी के चरणों में प्रसाद चढ़ाया। फिर पंडित जी ने जो जो करने के लिए कहा वो सब उन दोनों ने किया। पंडित जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम दोनों सदा सुखी रहो, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक और खुशियाँ आने वाली हैं। पंडित जी की बात सुनकर शहनाज को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन स्वयं कहीं ना कहीं समझ गया था और वो एक मीठी मुस्कुराहट के साथ शहनाज की तरफ देख रहा था। वहीं शहनाज स्वयं की तरफ देखती है तो स्वयं ने वापस से सीरियस फेस बना लिया। शहनाज तो कन्फ्यूजन भरी नज़रों से स्वयं को देख रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो चाह रही थी कि स्वयं उसे बताए, लेकिन स्वयं था कि अभी भी अपने ही अकड़ में था। फिर पंडित जी ने उन दोनों को ही एक दूसरे को माला पहनाने के लिए दिया। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। उसके बाद पंडित जी बोले, जाकर आप दोनों इस मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए। उन दोनों ने साथ में मंदिर की परिक्रमा किया और एक बार फिर से कुल देवी को प्रणाम कर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर प्रसाद लिया और मंदिर से बाहर आ गए। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी स्वयं ने शहनाज की तरफ नहीं देखा, तो वहीं शहनाज बार बार स्वयं की तरफ देख रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली, पंडित जी ने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैसी खुशखबरी आने वाली है? स्वयं कुछ नहीं बोला। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये देख शहनाज फिर से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकुल भैया की शादी होने वाली हो? हाँ यही होगा। स्वयं इस बार भी कुछ नहीं बोला। तभी शहनाज कुछ सोचते हुए बोली, या फिर ईशा की शादी? हाँ ये भी हो सकता है, दोनों ही तो शादी करने लायक हैं। क्या पता ये दोनों जल्दी हमें गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं कि उन्हें कोई पसंद आ गया है। शहनाज की बातें सुनकर स्वयं का तो मन कर रहा था कि अभी अपना सिर दीवार पर दे मारे। वो अपने हाथों को सिर पर मारता है और एक नज़र से शहनाज की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपनी आंखों में अलग ही चमक लिए मुस्कुरा रही थी। स्वयं शहनाज की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, दुनिया जहां के बारे में इसे याद रहेगा, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं जाएगा कि पंडित जी ने किस बारे में कहा था। अरे ज़रा अपने और मेरे बारे में भी सोच ले। पर नहीं, मेरी महबूबा को तो सिर्फ सबका ख्याल रहता है, सिर्फ मेरा ही नहीं। ये बोलते हुए वो अजीब अजीब सा मुँह बना रहा था। वहीं शहनाज तो अलग ही सोच में खुश हो रही थी। दोनों ही पूरी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए और कार में जाकर बैठ गए। जहाँ शहनाज के पैरों में हल्की मिट्टी थी, वहीं स्वयं के तो पैरों में हल्के हल्के स्वेलिंग हो गई थी। जैसे ही शहनाज ने देखा, वो एकदम से स्वयं के पैर को पकड़ लेती है। ये देख स्वयं अपने पैर को दूर खींचते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? शहनाज वापस से स्वयं के पैरों को पकड़कर अपने पैर पर रखती है और बोली, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है? चुपचाप अपना पैर रखिए। ये कहते हुए शहनाज ने ज़बरदस्ती उसका पैर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और उसके पैरों की तरफ देखने लगी। उसका पैर सूज गया था और जगह जगह पर रेत छाले पड़ गए थे। ये देखकर शहनाज की आंखों में आंसू आ गए। स्वयं जब ये देखता है तो उसे बुरा लगा कि शहनाज रो क्यों रही है। वहीं शहनाज धीरे धीरे स्वयं के पैरों पर फूंकने लगी। ये देख स्वयं को गुदगुदी से महसूस हुआ। वो तुरंत बोला, ये सब छोड़ो तुम, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये तो बस नॉर्मल है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन शहनाज ने वापस उसके पैर को पकड़ लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप पैर नीचे नहीं रखेंगे, आप ऐसे ही पूरे रास्ते बैठे रहेंगे। आगे बैठा ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था, पर वो अपने पीछे जो बातें हो रही थी वो सुनकर मुस्कुरा भी रहा था। उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि उनके बॉस को बहुत ही अच्छी वाइफ मिली है। वहीं शहनाज तुरंत ही कार में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को उठाती है और फिर उसमें से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर स्वयं के पैरों में लगाने लगी। स्वयं के पैर में जैसे जैसे दवा लग रहे थे उसे जलन सा महसूस हो रहा था। ये देख कर शहनाज उस पर फूंक मारने लगी, जिससे अब स्वयं की तो
हालत ही ख़राब हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को कंट्रोल किए हुए था, पर तभी कुछ सोच वो ताना मारती हुई बोला, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना मुझे इस तरह से दर्द में देखकर। जैसे ही शहनाज ने ये सुना तो वो चौंक गई। वो हैरानी से स्वयं की तरफ देखने लगी। तभी स्वयं बोला, ऐसे क्या देख रही हो, सही तो बोल रहा हूँ। अगर मेरे पैर में छाले रहेंगे और मेरे पैर इसी तरह ख़राब रहेंगे तो तुम्हें और मौका मिल जाएगा मुझसे दूर रहने का। यही तो तुम चाहती हो, हर वक्त मुझसे बस दूर रहना। ना जाने क्यों आज शहनाज को स्वयं की बातें चुभ गई और उसे बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, क्या वो मुझे इस तरह की लड़की समझते हैं कि इतने दिनों में उन्हें भी नहीं पता चला कि मेरे दिल में क्या है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये सब ख्याल शहनाज के मन में चल रहे थे। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी आंखों से आंसू ना गिरे, लेकिन आंसू थे कि मान ही नहीं रहते और ना चाहते हुए भी उसके आंसू आंखों से होते हुए गालों पर लुढ़क आता है। जैसे ही स्वयं ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। वो मन ही मन खुद पर गुस्सा करने लगा। फिर वो तुरंत आगे बढ़ा और शहनाज को जैसे ही पकड़ने वाला था, शहनाज अपने हाथ दिखा देती और बोली, प्लीज़ अभी दिखावा मत करिए, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करने लगे हैं, है ना। स्वयं ने जब ये सुना तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने तुरंत कार का पार्टीशन ऑन किया और एकदम से शहनाज को पकड़कर खुद की गोद में बैठा लिया। स्वयं के ऐसे अचानक करने से शहनाज आंखें फाड़े स्वयं की तरफ देखने लगी। वैसे ही स्वयं उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। शहनाज उसी तरह अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ और नहीं तो क्या, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, अब नफरत ही तो करने लगे हैं आप। अब आपको मैं पसंद नहीं आती ना। स्वयं ये सुना तो उसने उसे घूर कर देखा और बोला, दोबारा अगर ये बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा महबूबा। तभी शहनाज बोली, पर मैंने कुछ गलत कहा? आप तो मुझसे नाराज़ भी हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, अब आपको कोई और पसंद आ गई है। स्वयं ने ये सुना तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और वो एकदम से शहनाज के होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लिया। स्वयं के अचानक ऐसा करने से शहनाज की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए स्वयं की तरफ देख रही थी। वहीं उसके हाथ स्वयं के कॉलर पर कस गए। स्वयं के अचानक ऐसे किस करने से शहनाज एक पल के लिए हैरान हो गई थी। वो अपनी आंखें फाड़े स्वयं को देख रही थी। वहीं स्वयं ने एक लंबी किस के बाद शहनाज के होठों को छोड़ा और फिर उसके सिर से अपने सिर को लगाकर गहरी सांस लेते हुए बोला, महबूबा ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें किस किया तो अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं अभी भी तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। जब तक तुम मुझे अच्छे से नहीं मानती, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। शहनाज ये सुनती है तो उसे मन ही मन हंसी आ रही थी कि स्वयं कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है। वहीं स्वयं एकदम से शहनाज के होठों पर एक बार फिर से किस करता है, जिससे शहनाज को बहुत अच्छा फील होता है और वो कस कर स्वयं को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद स्वयं धीरे से शहनाज के होठों को छोड़ता है और उसे वहीं कार की सीट पर बैठा देता है और अपने फ़ोन को उठाकर स्क्रॉल करने लगता है। शहनाज स्वयं को देख रही थी और उसे हंसी आ रही थी। स्वयं ने इस तरह से मुंह फुलाया हुआ था कि जैसे मानो किसी छोटे बच्चे की लॉलीपॉप ले ली गई हो और वो अभी भी उसे लॉलीपॉप के लिए जिद कर रहा हो। शहनाज को तो बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद की हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं स्वयं तो शहनाज की तरफ देख भी नहीं रहा था। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार मेंशन के सामने आकर रुकी। दोनों कार से बाहर आए। जैसे अंदर जाने वाले थे कि तभी नीरजा जी उन्हें रोकते बोली, रुको रुको, 1 मिनट बेटा, तुम दोनों अभी अंदर मत आना। फिर वो एक मेड को आवाज़ देती हैं तो मेड आरती लेकर आती है। स्वयं की मॉम दोनों की आरती उतारती है, दोनों को टीका लगाने लगी। ये देख स्वयं बोला, मॉम ये क्या रोज़ रोज़ लगा रखा है, अभी तो कल हमारा गृह प्रवेश हुआ था ना। ऑलरेडी महबूबा का गृह प्रवेश हो चुका है, फिर ये वापस से। नीरजा जी गुस्से से उसे घूर कर देखती है और फिर बोली, अब तो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपनी एडवाइस अपने पास रख, मैं तेरी माँ हूँ, समझ में आई बात। स्वयं अब चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही नीरजा जी ने दोनों की आरती करके टीका लगा दिया, स्वयं तुरंत अंदर आया और तेज़ी से चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नीरजा जी हैरानी से अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी। वहीं स्वयं के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि स्वयं अभी गुस्से में है। फिर वो शहनाज की तरफ देखती हैं और उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ शहनाज बेटा, ये मेरे नालायक बेटे को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों मुँह फुलाए हुए है, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। शहनाज
अपने सर को नीचे झुकाए नामे अपनी गर्दन हिला दी। नीरजा जी फिर बोली, फिर इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों गुस्सा है, कुछ तो बात है। शहनाज अब कुछ बता नहीं पाई। अब वो क्या बताती कि उनका बेटा क्यों गुस्सा है, क्योंकि कल रात वो उसके साथ नहीं थी और आज सुबह भी जब रूम में गई तो उसने स्वयं को धक्का दे दिया था, इस कारण स्वयं उससे नाराज़ था। शहनाज कुछ नहीं बोलती तो नीरजा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है बेटा, जाओ जाकर आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी ना। शहनाज अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अपनी रूम की तरफ जाने लगती है। नीरजा जी शहनाज को अपनी रूम की तरफ जाते हुए देखती हैं पर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि उनका बेटा क्यों गुस्सा है और सोचकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद वो नकुल को इशारा करती है, जाओ जाकर अपने भाई को बुला कर लाओ। वहीं स्वयं अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले शावर लेता है। शावर लेकर वो सिंपल शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आता है। फिर वो सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप ऑन कर कुछ काम करने लग जाता है। नकुल वहाँ पहुँचता है और अपने भाई से बोलता है, भाई क्या कर रहे हो। स्वयं उसी तरह लैपटॉप का काम करते हुए बिना नकुल की तरफ देखे बोला, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ। नकुल तुरंत बोला, भाई वो मॉम आपको नीचे बुला रही है। स्वयं ने अभी भी नकुल की तरफ नहीं देखा और वैसे ही लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, मॉम से बोल दो मैं भी बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। तभी नीरजा जी को पीछे से आवाज़ आई, अच्छा ऐसा भी तो क्या काम है, मैंने तुझे कहा था ना कि आज तो छुट्टी पर है, तो आज काम नहीं करेगा। ये सुनकर भी स्वयं ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो नीरजा जी खुद ही आई और उसके हाथ से लैपटॉप लेकर बंद करके एक साइड रख देती है। ये देख स्वयं बोला, मॉम क्या कर रहे हो, आपको पता है अभी अभी आपके कारण मेरा इतना इम्पोर्टेंट डील रिजेक्ट हो गया। नीरजा जी उसी तरह स्वयं की तरफ घूरते बोली, मुझे पता है तुम दोनों बाप बेटों के हमेशा डील ही होते रहते हैं, मुझे अब कोई भी बात नहीं सुननी है, चलो मेरे साथ, तुझे मेरा एक काम करना है। स्वयं जाना तो नहीं चाहता था पर वो अपनी मॉम की बात टाल भी नहीं सकता था। नीरजा जी ज़बरदस्ती स्वयं को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं और नकुल को कुछ इशारा कर देती हैं। नकुल समझ जाता है। उसी समय ईशा वहाँ आती है। नकुल ईशा को देखकर बोलता है, छिपकली कहाँ है, तो मुझे दिख नहीं रही है। ईशा मुंह बनाकर बोली, तू चुप रहे, अपना देख, और मैं छिपकली नहीं हूँ, समझा बंदर। मैं सोहा के साथ उसके रूम में थी। सोहा का नाम सुनते ही नकुल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती हैं। उसी समय सोहा भी वहाँ आती है और बोलती है, ईशा दी, ये आपका सामान वहीं रह गया था। ये सुनकर ईशा सोहा के हाथ से सामान लेती है। तभी नकुल ईशा से कुछ बोलता है और ईशा की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों ही मुस्कुराते हैं। वहीं नीरजा जी स्वयं को अपने रूम में ले जाती हैं और सबसे पहले एक बाउल उसके सामने बढ़ाती हैं। स्वयं मुँह बनाकर बोलता है, मॉम अब ये क्या है, प्लीज़ आप जानते हो ना मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है, छोड़िए ना। लेकिन नीरजा जी गुस्से से बोलती, तू चुप रहे, तुझे हर वक्त तो काम ही रहता है। अभी मैं यहाँ तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, चल इसे खा, मैंने तेरे लिए बनाया है ये। जैसे ही स्वयं उस बाउल की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाते हैं। उसमें गाजर का हलवा था। ये देख स्वयं मुस्कुराते बोलता, वाह मॉम, थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो अपनी मॉम को साइड से हक कर लेता है। नीरजा जी हाथ देती है और बोलती है, मुझे पता था जब तू ये देखेगा तो तू बहुत खुश होगा। वहीं डोर पर खड़े मिस्टर शेखावत मुंह बनाकर बोले, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी माँ तेरी इतनी केयर करती है, वो तो अपने हस्बैंड की ज़रा से भी केयर नहीं करती। ये बोलते हुए मिस्टर शेखावत रूम में आते हैं और वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। नीरजा जी उन्हें घूर कर देखती हैं तो मिस्टर शेखावत मुस्कुरा देते हैं। हलवा खाने के बाद जब स्वयं जाने लगता है तो नीरजा जी उसे फिर से पकड़कर बिठा देती हैं। आज वो स्वयं को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी मॉम बार बार उसे ज़बरदस्ती बिठा रही हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। स्वयं टाइम देखकर बोलता है, मॉम देखिए आपने मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया, देखिए 7 बज गए हैं, थोड़ी देर में डिनर का भी टाइम हो जाएगा। नीरजा जी बोली, हाँ तो तू एक दिन अपनी मॉम के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, कैसा बेटा है तू, तेरे लिए तेरी मॉम ने क्या कुछ नहीं किया, पर तुझे अपनी मॉम की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है क्या। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद अपनी मॉम को बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट करेगा। अपनी मॉम की ओवर एक्टिंग देखकर स्वयं बोलता है, मॉम प्लीज़ बस करो, ऑलरेडी आपने बहुत ओवर एक्टिंग कर ली। सुबह से मैं पक गया हूँ ये सब देखकर, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नीरजा जी बोली, हाँ हाँ जा जा, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मैं होती कौन हूँ तुझे रोकने वाली, अब तो तू मुझे अपने मॉम भी नहीं मानता। ये बोलती हुई नीरजा जी ने जैसा चेहरा बना ली। अपनी मॉम की हरकतों से स्वयं अब इरिटेट हो गया। वो लगभग चिल्लाते बोला, बस मॉम अब और नहीं,
आप कुछ देर डैड के साथ रहिए, तब डैड आपको खुश कर देंगे और फिर जो आपके ऊपर जो एक्टिंग का भूत चढ़ा है ना वो भी उतर जाएगा। ये बोलो तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। नीरजा जी अब इस बार उसे नहीं रोकती हैं, पर वो अपने बेटे को जाते हुए देख मुस्कुरा देती। उनके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। नीरजा जी के होठों की स्माइल देखकर मिस्टर शेखावत बोले, क्या बात है, आपको देख ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो खिचड़ी पक रही है आपके मन में? क्या किया है आपने अपने बेटे के साथ? नीरजा जी तुरंत बोली, जो भी किया है अच्छा ही किया है, पर मैं आपको क्यों बताऊं? मैं तो अभी भी आपसे नाराज़ हूँ, दूर रहिए मुझसे। ये कहते हुए नीरजा जी वहाँ से जाने लगी। तभी मिस्टर शेखावत ने पीछे से उन्हें कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोले, बिल्कुल भी नहीं, कल रात ऑलरेडी बहुत दूर रह लिया मैं आपसे, लेकिन अब एक सेकंड भी दूर रहने वाला नहीं हूँ। नीरजा जी मिस्टर शेखावत को ऐसा करते देखती हैं तो बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, पागल हो गए क्या आप? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अगर हमारे बच्चे आ गए और हम ऐसे उन्हें देख लिया तो? मिस्टर शेखावत नीरजा जी के कान में किस करते हुए बोले, आते हैं तो आने दो ना भाई, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, किसी दूसरे की वाइफ के साथ नहीं। और वैसे भी बच्चे देखेंगे तो खुशी हो जाएंगे। मिस्टर शेखावत की हरकतों को देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि स्वयं किस पर गया है। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, ऑफ कोर्स आप लगे रहो अपने काम में, क्या पता इस उम्र में आप हमें छोटा भाई या बहन दे दो। ये सुनते ही नीरजा जी और मिस्टर शेखावत पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर नकुल और ईसा खड़े थे। उनके पीछे सोहा भी खड़ी थी, जो ये सब देख मुस्कुरा रही थी। मिस्टर शेखावत नकुल की तरफ देखकर बोले, बेटा तू अपना देख, आजकल तेरी कुछ नीयत सही नहीं लग रही मुझे, सही ट्रैक पर आ जा, कहीं मैं तेरी सारी पोल ना खोल दूँ। नकुल ने ये सुना तो हड़बड़ा गया और तुरंत बोला, डैड मेरी कोई भी पोल नहीं है, समझे? मिस्टर शेखावत उसी तरह उसे देखकर मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोले, रियली? मिस्टर शेखावत अपनी बात बोलते हुए आंखों से ही कुछ इशारा करते हैं तो नकुल हड़बड़ा गया और जल्दी से अपने मॉम डैड की तरफ देखकर बोला, आप लोग अपना काम करो, हम सभी चलते हैं। नीरजा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो नकुल को रोकना चाह रही थी, लेकिन तब तक वो भाग गया था। नकुल के साथ ईसा और सोहा भी भाग गए थे। वहीं स्वयं अपने रूम में अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने तुरंत कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से राघव की आवाज़ थी। स्वयं कुछ देर तक राघव से बात करने लगा। राघव किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। उसे स्वयं नहीं भेजा था क्योंकि घर की रस्मों के कारण नीरजा जी उसे जाने नहीं देती। इस कारण राघव को अचानक से ही आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया था। स्वयं ने राघव से पूछा, मीटिंग कैसी गई? राघव तुरंत बोला, बिल्कुल परफेक्ट, और हमें ये डील भी मिल गया है। ये सुन स्वयं मुस्कुराया और बोला, आई नो, मुझे पता ही था कि तुम इस डील को क्रैक करके रहोगे। राघव मुस्कुराते हुए बोला, चल चल, ज़्यादा मस्का मत लगा, मैंने ये सब सिर्फ अपनी भाभी के लिए किया है, वरना मैं तुझे ही लेकर आता। राघव की बात सुनकर स्वयं का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, क्या फ़ायदा यहाँ रुकने से? मैं तो तेरी भाभी के साथ भी नहीं हूँ, अभी तक हम दोनों अलग ही हैं, और अभी मैं तेरी भाभी से गुस्सा भी हूँ। राघव ने जब ये सुना तो उसने तुरंत पूछा, क्यों क्यों गुस्सा है तू? स्वयं बोला, वो सब छोड़, जब तक तेरी भाभी मुझे नहीं मनाएगी मैं नहीं मानने वाला। स्वयं की बात सुनकर तो राघव ने अपना सिर पीट लिया और बोला, पागल लड़का, हर वक्त मुंह फुला लेता है। अरे अब तेरी शादी हो गई है, अब तो बच्चे जैसी हरकत करना बंद कर। लेकिन स्वयं ने राघव की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके कॉल कट कर दिया। राघव बस कुछ देर तक अपने फ़ोन की तरफ घूरकर देखता रहा और बोला, इसके चक्कर में मैं अपनी छिपकली से भी दूर रहूँ। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के बीच कुछ सही हुआ था, पर कोई ना, जल्दी ही मैं अपनी छिपकली से मिलूँगा। ये बोल वो मुस्कुराने लगा। उसे इस वक्त ईसा की बहुत याद आ रही थी और जल्दबाजी में उसने तो ईसा को भी अभी नहीं बताया था कि वो आउट ऑफ सिटी जा रहा है। इसलिए राघव को ये भी पता था कि ईसा अभी उससे बहुत नाराज़ होगी। वो सोच रहा था कि उसे कॉल नहीं करता हूँ। वो यही सोचता है कि कॉल करने की बजाय वो खुद जाकर उसे मिलेगा और उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगा। ये सोच राघव मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है तो रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ये देख मुंह बनाकर बोला, मॉम ने भी ना मुझे अचानक से बुला लिया, और देखो अब रात भी हो गई हो और किसी ने लाइट तक नहीं जलाया। ये बोल मुँह बनाते हुए वो रूम के अंदर गया और स्विच बोर्ड ढूंढने लगा। स्विच बोर्ड मिलते ही तुरंत ही उसने स्विच ऑन किया तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि पूरे रूम को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। डोर से लेकर बेड तक रोज पैडल से रास्ता बनाया गया था, जिनके बीच में अभी स्वयं खड़ा था। बेड को भी
बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। बेड के बीच में एक बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। उसी हार्ट के पास 2 क्यूट से बतखों का जोड़ा रखा गया और कलरफुल लाइट लगी हुई थी। उसके साथ ही साथ प्यारे प्यारे कैंडल्स भी चल रहे थे। ये सब नज़र बहुत ही आकर्षक था। सब कुछ देखकर ही पता चल रहा था कि आज उनकी वेडिंग नाइट है, यानी कि मिलन की रात है। उन सबको देखकर स्वयं एक पल के लिए उसमें खो गया। फिर अचानक ही वो मुंह बनाते बोला, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का जब मेरी महबूबा ही मेरे पास नहीं है। अब क्या मैं इन कैंडलों के साथ सुहाग रात मनाऊंगा या फिर इन फूलों के साथ। ये बोलती हुए मुंह बनाकर बेड पर जाकर बैठ गया। वो जैसे ही हार्ट को भी ख़राब करने वाला था कि उसी समय पीछे से किसी ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसे अचानक किसी के बाहों में भरने से स्वयं चौंक गया, पर वो इस छुअन को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उसने बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप से हाथ हटा दिया और वहाँ से बालकनी की तरफ बढ़ गया। स्वयं ने एक बार भी मुड़कर शहनाज की तरफ नहीं देखा। वहीं शहनाज स्वयं के ऐसे बिहेवियर को देख उदास हो गई, पर फिर कुछ सोचते हुए वो चलकर बालकनी में गई। बालकनी में चेयर टेबल पर रखे हुए थे और राउंड टेबल के बीच में डिनर के सारे अरेंजमेंट की गई थी। ये सब देख स्वयं समझ गया कि हो ना हो ये सब उसकी मॉम ने किया होगा, और रूम डेकोरेशन देखकर ही पता चल गया था कि नकुल, ईशा और सोहा मिलकर ये सब किया है। और अब उसे समझ आ रहा था कि इसी कारण ही उसकी मॉम इतनी देर से उसे सुबह से अपने पास रोक कर रखी हुई थी और रूम में आने नहीं दे रही थी। ये सोच वो मुस्कुरा भी रहा था। तभी एक बार फिर से शहनाज वहाँ जाकर जैसे ही उसे पीछे से हाक करने वाली थी, स्वयं की बात सुनकर वो अपनी जगह पर ही रुक जाती है। स्वयं अपनी भारी आवाज़ में बोला, प्लीज़ महबूबा, मैं भी गुस्सा हूँ तो इसलिए मेरे करीब मत आना। स्वयं की बातें सुनकर शहनाज की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वयं ने तो बस ऐसे ही शहनाज को परेशान करने के लिए बोला था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि शहनाज अभी भी उसके करीब नहीं आ रही है तो वो झटके से पीछे मुड़कर देखता तो शहनाज को रो रही थी। उसका दिल भारी हो गया। शहनाज की आंखों से आंसुओं की तेज़ धारा बह रही थी। ये देख स्वयं जल्दी से आगे बढ़ा और एकदम से शहनाज को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते बोला, आई एम सॉरी महबूबा, मैं बहुत बुरा हूँ ना, आज की रात मैंने तुम्हें रुला दिया। शहनाज ने गुस्से से स्वयं को धकेल कर खुद से दूर किया, फिर उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों का मुक्का बनाकर मारते बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज भी मुझे आपके साथ नहीं रहना, जाइए आप। जब आज आप अकेले अच्छे से रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब मैं आपके पास आती हूँ तो आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अब मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये बोलती हुई शहनाज जैसे ही जाने लगी कि अगले ही पल वो खुद को हवा में झूलता हुआ महसूस करती है। स्वयं ने शहनाज को अपनी गोद में उठा लिया था और वो उसे गोद में लिए गोल गोल घूम रहा था। शहनाज अभी भी गुस्से में थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। वो गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़िए मुझे। आप तो मुझसे दूर रहने के लिए कह रहे थे ना, तो फिर मुझे अभी नीचे उतारिए। लेकिन स्वयं ने उसे नहीं उतारा। वो उसी तरह शहनाज को अपने कंधे पर रखकर रूम में लेकर आया और एकदम से बेड पर पटक दिया। कि देख शहनाज आंखें फाड़े स्वयं को देखने लगी। वहीं स्वयं के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। वो उसी तरह स्माइल करते बोला, मैं नाराज़ था कि मेरी महबूबा मुझे प्यार से मनाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी महबूबा मुझे मनाने के बजाय मुझसे गुस्सा हो गई। दिस इज़ नॉट फेयर महबूबा। शहनाज अपने कमर को रब करते हुए उठकर बैठी, नाराज़गी से बोली, मैं आपको नहीं मना रही थी, मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। बार बार आपके पास आ रही हूँ तो आपको अलग ही घमंड है। जाइए, मुझे भी बात नहीं करनी है आपसे, रहिए अकेले और छोड़िए मुझे, मेरे पास आइएगा भी मत। स्वयं शहनाज की बात पर मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी शहनाज उसे अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, मैं बोल रही हूँ मेरे करीब बिल्कुल भी मत आइएगा, वरना मैं शोर मचाऊंगी। स्वयं मुस्कुराते बोला, अच्छा तुम्हें क्या लगता है महबूबा, तुम्हें इस खूबसूरत अवतार में देखकर भी मैं तुमसे दूर रह पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। असल में इस वक्त शहनाज ने रेड कलर की काफ़ी सेक्सी नाइटी पहन रखी थी, जिसमें उसका फिगर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। स्वयं ने तो पहली बार शहनाज को इस गेटअप में देखा था और उसे इस रूप में देखकर वो पागल हो गया था। वो जब नाराज़ था तो उस वक्त तो शहनाज की तरफ उसने देखा भी नहीं था, इसलिए गुस्से में वो सब उसने उसे कह दिया था। लेकिन जैसे ही स्वयं की नज़र शहनाज पर गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वो खुद को रोक नहीं पाया। स्वयं शहनाज को बड़े ही गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखता रहा और फिर उसे देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। शहनाज स्वयं की इंटेंस नज़रों को देख खुद पर महसूस कर काँप रही थी और वो बार बार बेड पर पीछे की तरफ खिसके जा रही थी।
वहीं स्वयं शहनाज को इस तरह से डरते देख मुस्कुरा रहा था। उसे शहनाज की हालत देख बहुत हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन बोला, जब इतना डर था महबूबा तो फिर इतना सेक्सी ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी। वहीं शहनाज स्वयं को खुद की तरफ बढ़ते हुए देखकर अपने मन ही मन बोली, अगर मुझे पता होता कि किसी भूखे शेर की तरह मुझ पर टूट पड़ेंगे तो मैं कभी भी इस ड्रेस को नहीं पहनती। मम्मी जी को भी यही ड्रेस मिला था मुझे देने के लिए, अरे कोई साड़ी पहनने को देती। स्वयं शहनाज की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए एक झटके में अपने सर को निकालकर रूम के कोने में फेंक देता है। ये देख तो शहनाज की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसका मुंह खुलाकर खुला रह गया। वो अभी कुछ बोलते उससे पहले ही स्वयं एकदम से बेड पर आ गया। शहनाज पीछे की तरफ जा रही थी तो स्वयं ने उसके पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, महबूबा मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। और हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब होना तो नॉर्मल है। क्या तुम नहीं चाहती कि हम करीब आएँ? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें प्यार करूँ? क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? स्वयं ये सब बातें इतनी गहराई के साथ बोला था कि शहनाज उसकी बातों में पूरी तरह से खो गई। वो जल्दी जल्दी अपने गर्दन को ना हिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कब कब कहा कि मुझे आपका छूना अच्छा नहीं लगता है? मुझे आपका करीब आना पसंद नहीं है। मुझे आपके प्यार करने से प्रॉब्लम होती है, बल्कि मुझे तो आप जो मेरे पास रहते हो तो एक सुकून मिलता है। आपके छूने से मुझे कभी भी गलत फील नहीं हुआ। आपके एहसास मेरी सांसों तक बसती है। स्वयं शहनाज की बातें सुन मुस्कुराया और प्यार से उसके गालों पर अपने गालों से रब करते हुए बोला, इतनी ही मोहब्बत है तो फिर दूर क्यों भाग रही हो? शहनाज ने अपनी नज़रों को नीचे झुका ली और धीमी आवाज में बोली, पता नहीं क्यों पर थोड़ा डर लग रहा है। शहनाज की बातें सुन स्वयं समझ गया और वो हंसते हुए बोला, ओके अगर तुम इतना डर रही हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना कहकर स्वयं वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी शहनाज उसकी कलाई को पकड़ ली और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? स्वयं मुस्कुराया और बोला, अब तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही हो, लेकिन मेरे अंदर तो अब आग लग चुकी है ना, तो थोड़ी देर के लिए मुझे वॉशरूम जाना होगा। शहनाज को स्वयं की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो अजीब नज़र से उसे देखने लगी तो स्वयं मुस्कुरा बोला, अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा जोर मत दो। ये सुनकर शहनाज गुस्से से उसके हाथों पर मारती और बोली, आप बहुत बुरे हैं। ये सुन स्वयं एक बार फिर से वहाँ से जाने लगा। तभी शहनाज पीछे से उसे अपने बाहों में भरते बोली, अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। स्वयं शहनाज की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शहनाज के गालों पर अपने हाथ रखकर उसे धीरे से रब करते हुए बोला, पहले तो खुद ही मुझे अपने करीब नहीं आने देती और जब मैं दूर जा रहा हूँ तो मुझे रोक रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर महबूबा। तुम इस तरह से मुझे बेचैन कर रही हो और अगर इस बार मैं रुक गया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। शहनाज धीरे से स्वयं के कानों के पास गई और अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, तो कौन कह रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए? जैसे स्वयं ने ये सुना तो वो हैरान हो गया। वो शहनाज की तरफ अपनी आंखें बड़ी किए देखने लगा तो शहनाज शर्म से अपनी पलके को नीचे झुका ली। हाँ, उस वक्त शहनाज को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि स्वयं इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब शहनाज थोड़ी नॉर्मल हो गई थी और वो भी तो स्वयं के करीब जाने के लिए बेचैन थी। उसने भी तो इस रात के लिए काफ़ी वेट किया था। अब उसे भी स्वयं के प्यार की ज़रूरत थी। वो भी चाहती थी कि वो पूरी तरह से स्वयं की हो जाए। स्वयं शहनाज को इस तरह से पलके झुकाए बैठे देख धीरे से उसकी चिन पर अपनी उंगली रखा और उसे ऊपर कर बोला, क्या सच में मेरी महबूबा चाहती है कि मैं उसे आज रात अपना बना लूँ, उसे प्यार करूँ? शहनाज कुछ नहीं बोली, बस पलके झपका दी। ये देख स्वयं को तो जैसे हरी झंडी मिल गई हो। अब तो उसे कुछ सुनना ही नहीं था। वो तुरंत ही शहनाज को बेड पर लेटाया, बिना वक्त गवाए उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए। शहनाज भी स्वयं की किस को साथ देने लगी। स्वयं स्वयं ने शहनाज के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया और बेड पर प्रेस कर दिया। दोनों ही अब एक दूसरे को बड़े ही प्यार से किस कर रहे थे। वहीं स्वयं की किस धीरे धीरे सॉफ्ट से पैसनेट होती गई, जिसे महसूस कर शहनाज ने अपनी आंखों को बंद कर ली और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वहीं स्वयं भी शहनाज को इतने दिनों बाद अपने इतने करीब पाकर बहुत खुश था। उसकी भी धड़कनें कंट्रोल में नहीं थी। वो दोनों ही एक दूसरे के होठों को बड़े ही बेताबी से चूमे जा रहे थे। स्वयं शहनाज के होठों पर इस तरह से बड़ी ही पैसेंटली किस करते हुए करवट बदल लिया, जिससे अब शहनाज स्वयं के ऊपर थी और स्वयं नीचे। तभी कुछ चरचर की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुन स्वयं और शहनाज दोनों ही रुक गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी आवाज़ आ रही है। तभी स्वयं जैसे ही उठने वाला था, फिर से चरचर की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनकर स्वयं ने तुरंत ही अपने हाथों को बेड पर घुमाया तो चारों तरफ से वैसे ही आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वहीं शहनाज अभी भी स्वयं की तरफ देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैसी आवाज़ है। तभी शहनाज की तरफ देख
स्वयं अपनी नोज से उसके नोज को रब करते हुए बोला, महबूबा, लगता है हमारे प्यार में विघ्न डालने के लिए कुछ लोगों ने खुरापात किया है। कोई बात नहीं, मैं उसे सुबह देखूंगा। ये कहते हुए वो शहनाज को इस तरह गोद में लिया, एकदम से बेड से नीचे उतरा, फिर शहनाज को सोफे पर बैठा दिया। शहनाज शर्म से अपनी पलकों को नीचे झुकाए बैठी हुई थी। वो जानती है कि उसे इस वक्त कितना शर्म आ रहा था, क्योंकि वो भी स्वयं की किस में उसका पूरा साथ दे रही थी और वो भी उसकी किस में पूरी तरह से खो गई थी। तभी स्वयं बेड के पास पहुंचा और एकदम से बेडशीट को खींच लिया। बेडशीट खींचते ही सामने का नज़ारा देख स्वयं और शहनाज दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ स्वयं की आंखों में थोड़ी गुस्सा के भाव थे, वहीं शहनाज के होठों पर स्माइल। बेड के नीचे बहुत सारे सूखे पापड़ रखे हुए थे। वहीं अपने रूम में बैठा नकुल तेज तेज अपने पेट को पकड़े हंस रहा था। नकुल के साथ इस वक्त ईसा और सोहा भी थी। ईसा नकुल को मारते बोली, तूने सही नहीं किया। अगर भाई को पता चला ना तो समझ जाएंगी कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, तू ही है। फिर वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। नकुल उसी तरह हंसते बोला, अरे मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई भाभी का एक साथ बेड पर कूदेंगे तो क्या होगा। भाई के तो रोमांस का पोपट बन जाएगा। ये बोलते हुए नकुल पेट पकड़कर तेज तेज हंसने लगा। वहीं स्वयं के रूम में स्वयं अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ा था और तीखी नजरों से बेड को घूर कर देख रहा था। वहीं शहनाज को बहुत तेज हंसी आ रही थी। वो अपने मन ही मन बोली, नकुल भी ना हर वक्त कोई ना कोई शरारत सोचता रहता है, हो ना हो पक्का ये सब नकुल ने ही किया होगा। वहीं स्वयं भी समझ गया था कि ये सब किया धरा किसी और का नहीं, नकुल का ही है, और उसे अभी नकुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही स्वयं शहनाज की तरफ देखा तो उसे हंसते हुए देख कर बोला, बहुत हंसी आ रही ना महबूबा, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं इसे साफ करता हूँ। शहनाज मुंह दबा कर हंस रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वहीं स्वयं जल्दी जल्दी पूरे बेड को साफ करने लगा। कुछ ही देर में उसने बेड को पूरा साफ कर दिया। पापड़ फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे। शहनाज कुछ बोलती उससे पहले स्वयं आगे बढ़ा और शहनाज को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया, फिर उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। वो उसकी तरह घूर कर देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही थी ना, अब तुम्हें मैं बताता हूँ, अब हंस कर दिखाओ। कहकर शहनाज को बेड पर ले गया और एकदम से उसके ऊपर आ गया और बोला, क्या हुआ, अब हंसोगी नहीं। शहनाज अब कुछ नहीं बोल पा रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। स्वयं के इतने करीब आने से उसकी तो सांसें बढ़ी हुई थी। तभी एकदम से स्वयं उसके पेट में गुदगुदी करने लगा, जिसे शहनाज खिलखिलाकर हंसने लगी। स्वयं बार बार उसे गुदगुदी करता और शहनाज खिलखिलाकर हंसते हुए बोलती है, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। लेकिन स्वयं था कि वो शहनाज को और भी परेशान कर रहा था। शहनाज का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था, उसका पूरा चेहरा भी अब लाल हो गया था। शहनाज एकदम से हंसते हुए रुकी और बोली, प्लीज़ बस मत करिए, मैं और नहीं सह पाऊंगी। स्वयं ने यह सुना और उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम अभी से बोलने लगी कि तुम सह नहीं पाओगे महबूबा। शहनाज कुछ समझ पाती उससे पहले स्वयं उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वहीं स्वयं काफी देर तक शहनाज के होठों पर किस करता रहा और फिर धीरे से उसके होठों को छोड़ा तो शहनाज गहरी गहरी सांस लेने लगी। स्वयं शहनाज के होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर अपने होठ घुमाने लगा। वो धीरे धीरे उसके पूरे गर्दन पर किस कर रहा था। वहीं शहनाज ने भी स्वयं के कंधे को कस कर पकड़ रखा था। स्वयं किस करने के साथ साथ धीरे धीरे उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे रह रहकर शहनाज के मुंह से आह की आवाजें निकल रही थी, जो कि स्वयं को बेकाबू कर रहे थे। एक लंबी किस के बाद स्वयं ने शहनाज के होठों को छोड़ा और उसके माथे से अपने माथे को लगाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। शहनाज भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अपने अपने चेहरे पर फील कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वयं शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, महबूबा, तुम रेडी हो ना आज मेरी होने के लिए। शहनाज कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने पलकों को नीचे झुका देती है। स्वयं ने देख मुस्कुराया और बोला, इसका मतलब कि तुम रेडी हो। इतना कहकर स्वयं ने उसके गालों पर एक बार फिर से बाइट कर दिया, जिससे शहनाज के मुंह से एक चीख निकल गई और वो थोड़े गुस्से से स्वयं की तरफ देखने लगी। तो स्वयं हंसते बोला, महबूबा, पता है तुम जब ऐसे गुस्सा होती हो ना तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। मैं खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए मैंने बाइट कर लिया। जिसे सुन शहनाज उसके सीने पर मारती बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप हमेशा मुझे बाइट क्यों करते हैं, कितना मुझे पेन होता है पता है। स्वयं ये सुनकर बोला, सच में, मुझे तो नहीं पता था, मैं एक बार फिर से करके देखूं। शहनाज गुस्से से बोली, हाँ, आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको मैं बाइट करूंगी ना तब आपको पता चलेगा। स्वयं ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते बोला, राइट, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पेन को फील करूँ। चलो महबूबा, तुम मुझे बाइट करो। शहनाज ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बोली, क्या, मैं ये नहीं करूँगी। इस पर स्वयं बोला, नहीं, वो तुम्हें करना होगा, और पहले मैंने तुम्हें बाइट किया है तो तुम्हें भी तो मुझे करना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना पेन होता है
और फिर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, या तो फिर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा ऐसा करूँ तो तुम मना मत करो। शहनाज गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हैं, मैंने कहा ना मैं नहीं करूँगी। स्वयं नहीं माना और स्वयं एकदम से उसे लेकर पलट गया। अब शहनाज उसके ऊपर थी और स्वयं नीचे। स्वयं बोला, चलो बाइट मी वाइफी, लेट्स स्टार्ट महबूबा। शहनाज आंखें फाड़े स्वयं को देख रही थी और वो ना में अपनी गर्दन को हिला रही थी, लेकिन स्वयं था कि मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं शहनाज भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तभी स्वयं शहनाज की कमर पर जोर से पिंच किया, जिससे शहनाज के मुंह से आह निकल गई। स्वयं बोला, महबूबा अगर तुम मुझे बाइट नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी पर बाइट के निशान छोड़ दूंगा। शहनाज ने जब ये सुना तो उसकी सांसें भारी हो गईं, पर वो अभी भी स्वयं को बाइट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। ये देख स्वयं एकदम से उसे पलटा और वापस से वो उसके ऊपर आ गया। वो शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, इसका मतलब कि तुम रेडी हो कि मैं तुम्हें बाइट करूं। शहनाज मना करने लगी, लेकिन स्वयं नहीं माना। उसने उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर उसे बेड पर प्रेस कर दिया। उसके बाद स्वयं ने तुरंत शहनाज के होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे बड़ी ही पैसे से किस करने लगा। शहनाज कुछ नहीं बोल रही थी, पर कुछ देर बाद वो भी उसके इस किस में उसका साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों को बेतहाशा चूम रहे थे। इसके साथ ही साथ उन दोनों की तेज सांसों की आवाजें भी पूरे रूम में गूंज रही थी। काफी देर बाद शहनाज के होठों को छोड़ने के बाद स्वयं धीरे धीरे शहनाज के पूरे चेहरे पर अपने होठ चलाने लगा, जिसे फील कर शहनाज शर्म से पूरी लाल होती जा रही थी। सुबह के करीब 5 बजे स्वयं जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया तो वो शहनाज के ऊपर ही लेट गया। कुछ देर बाद वो धीरे से शहनाज के ऊपर से हटा और उसके बगल में लेट गया। शहनाज की तो हालत खराब हो चुकी थी। अब तक वो हल्की हल्की नींद के आगोश में चली गई थी। वो अपनी अधखुली आंखों से स्वयं की तरफ देखती है, जो कि उसे देख मुस्कुरा रहा था। स्वयं शहनाज की गालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू महबूबा मेरी होने के लिए। शहनाज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि अभी उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो जरा सा भी हिलकर स्वयं को खुद से दूर धकेल देती है। कुछ देर बाद स्वयं बेड पर से नीचे उतरा और वॉशरूम में चला गया। वो गीला टॉवेल लेकर आया और उससे शहनाज की पूरी बॉडी को साफ कर उसे अपनी शर्ट पहना दिया। शहनाज का तो थकान के कारण बुरा हाल था। ये बात स्वयं भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने शहनाज को उठने भी नहीं दिया। फिर खुद जाकर वॉशरूम में शावर लेकर कुछ देर बाद वापस रूम में आया, बेड पर आकर लेट गया। फिर वो शहनाज को अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसकी कमर को सहलाने लगा। शहनाज उससे लिपटकर नींद की आगोश में चली गई। वहीं स्वयं काफी देर तक शहनाज के थके हुए और खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। आज वो बहुत खुश था कि फाइनली वो और शहनाज पूरी तरह से एक हो चुके हैं और अब उनके बीच कभी दूरियां नहीं आ सकती हैं। अगली सुबह आज कुछ अलग ही माहौल था, क्योंकि आज होली का त्यौहार था। शेखावत मेंशन के बाहर बड़े से गार्डन को बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाने वाला था और बड़े बड़े गेस्ट भी आने वाले थे। नीरजा जी खुद ही सारी अरेंजमेंट करवा रही थी। वहीं मिस्टर शेखावत भी उनके साथ काम में लगे हुए थे। नीरजा जी ने ईशा, नकुल और शोभा को भी जल्दी तैयार होकर आने के लिए नीचे कह दिया था, क्योंकि धीरे धीरे गेस्ट के आने का टाइम हो रहा था। नकुल बोला, मॉम क्या है ये इतना सुबह सुबह? नीरजा जी गुस्से से बोली, तूने टाइम देखा है? सुबह के 10 बज रहे हैं। नकुल अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, सो व्हाट मॉम, 10 बजे ही तो हैं। नीरजा जी उसे घूर कर देखती हैं तो नकुल ने अपने दांत दिखा देता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोला, भैया भाभी वो दोनों लोग कहाँ हैं? नीरजा जी तुरंत बोली, अभी वो दोनों सो रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये सुनकर नकुल तुरंत बोला, ये तो अच्छी बात है ना, आपने मुझे तो सुबह सुबह जगा दिया और अभी तक अपने भाई को नहीं जगाया। क्यों मॉम, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। ये सुन नीरजा जी नकुल को घूरते हुए बोली, वो दोनों आ जाएंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नीरजा जी अच्छी तरह से जानती थी कि कल रात वो दोनों लेट से सोए होंगे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। वहीं नकुल तो बस अपनी मॉम से लड़ने में लगा हुआ था। वो बोला, नहीं मॉम, मैं नहीं जानता, मैं अभी जाकर भाई और भाभी को बुला कर लाता हूँ। ऐसे कैसे, मतलब हम लोग बच्चे नहीं हैं क्या? वो तो हमसे बड़े हैं और अभी तक सो रहे हैं। हाँ भाभी सो रही है तो ठीक है, लेकिन भाई को सोते हुए नहीं देख सकता मैं अभी भाई को लेकर आता हूँ। नीरजा जी अभी उन्हें रोक ही रही थी, तभी नकुल आगे बढ़ गया। वो गुस्से से आगे बढ़ रहा था कि सामने से आ रहे इंसान से टकरा गया। फिर वो अपनी नजरें ऊपर करके देखता तो सामने स्वयं खड़ा था। स्वयं नकुल को रोकते हुए बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों एक्सप्रेस की तरह भाग रहा है? कहीं किसी से लड़ने तो नहीं जा रहा? नकुल कुछ बोलता उससे पहले नीरजा जी पीछे से बोली, तुझसे ही लड़ने जा रहा था, अब तू ही इसे संभाल, मेरे बस का अब नहीं है ये। अपनी मॉम की बात सुनकर स्वयं नकुल की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो नकुल हड़बड़ा गया और बोला, भाई
मैं क्यों आपसे लड़ने आऊँगा? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे लड़ने आ जाऊँ? मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। तभी ईसा जो सोहा के साथ आ रही थी वो बोली, वाह वाह, अभी तो तू मॉम से लड़ रहा था कि भाई अभी तक क्यों उठकर नहीं आए, उन्हें उठाना होगा। नकुल ईसा को घूर कर देखता और बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब मैं क्यों आपको जगाना चाहूँगा? आप जाओ, जितना सोना है सोइए, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं आपका सारा काम कर लूँगा। वहीं पीछे खड़ी सोहा नकुल की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नकुल की नज़र जब सोहा पर गई तो वो मन ही मन बोला, अच्छा बेटा, बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हें तो आज मैं अच्छे से बताता हूँ। कलर से पूरा तुम्हें नहला नहीं दिया तो मेरा नाम भी नकुल नहीं। वहीं जैसे ही सोहा नकुल की नज़रों पर खुद को महसूस करती है तो वो घबरा गई। वो जल्दी से जाकर दूसरी साइड जाकर छिप गई। वो अपने मन ही मन बोली, ओ माय गॉड, इस राक्षस ने तो मुझे देख लिया। कहीं मुझे आज खाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? हे भगवान जी, मुझे बचा लेना। ये बोलती हुई डर से अपने हाथ जोड़ भगवान को याद करने लगी। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकल कर आया। उस शख्स को बाहर आते देख सोहा की आंखों में चमक आ गई और होठों को बड़ी सी स्माइल आ गई और वो लगभग भागते हुए उस शख्स की तरफ बढ़ी और एकदम से उस शख्स के पास जाकर उसके गले लग गई। वहीं वो शख्स ने भी सोहा को अपनी बाहों में भर लिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।